जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। बच्चों आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है केमिस्ट्री का, वो करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है तो इसलिए इस क्लास को हम आज कर रहे हैं। फटाफट से सभी जुड़ जाइए ताकि हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो क्लास है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले और आई थिंक आज की क्लास के बाद आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाए। ओके, क्लास स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले जितने भी फालतू क्वेश्चन है आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। बीच क्लास में कोई भी बिना काम के, बिना आपके जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप पूछोगे। जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं हम क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर करिएगा और जिनको समझ में नहीं आता हम समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके चलिए। किसी तत्व की मूल अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है वो पूछेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इट्स एलिमेंटल स्टेट इज, क्या होता है बेटा? हमेशा 0 होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, या बताया नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। तो मूल अवस्था में, मूल अवस्था का मतलब क्या है मैडम? चलिए इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। मूल अवस्था इसका आंसर होगा ऑलवेज 0। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के नियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम हम फॉलो करें मैडम कि हमारी ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है? क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मैडम? तो बेटा जब भी आपके तत्व अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है? अभिक्रिया में बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। तो बंध टूटना मतलब क्या? आपके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया में हमेशा आपके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके लिए जाएंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया को ध्यान से देखो, सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन थे, ये दोनों मिले, तो ये दोनों मिले और इन्होंने सोडियम क्लोराइड बना लिया मैम। तो जब सोडियम क्लोराइड बना तो बेटा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब जाके तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, यही क्या है बेटा? तुम्हारी ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। तो जब भी अभिक्रिया होगी, अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, तो कितने दिए कितने लिए, वही आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है। कोई तत्व अपनी मूल अवस्था, अब यहाँ पर मूल अवस्था का मतलब समझो, जैसे यहाँ पर सोडियम क्या है बेटा? अकेला है, किसी के साथ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। यहाँ क्लोरीन क्या है? मॉलिक्यूल है, अकेला है, या फिर क्लोरीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये मूल अवस्था जब रहती है इनकी, जब ये किसी और तत्व के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो उनकी मूल अवस्था कहलाती है, यानी कि उनकी क्या कहलाती है? फ्री स्टेट कहलाती है और अनकम्बाइंड स्टेट कहलाती है। जब किसी के साथ ना जुड़ा, उस अवस्था में इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था रहती है ना बेटा, वो 0 होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0 है, ठीक है। तो मूल अवस्था का मतलब समझ गए आप? मूल अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है मैडम? 0 होती है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन दिए और लिए। देगा तो प्लस चार्ज लगेगा और लेगा तो माइनस चार्ज लगता है। जानते हैं लेने वाला ऋण ही होता है, ऋण लगता है। तो कितने दिए लिए आपकी ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बताती है। तो यदि कोई तत्व अपनी मूल अवस्था से संयुक्त अवस्था, संयुक्त मतलब कोई सा यौगिक बनाता है, तो तत्व के परमाणु के ऊपर या तो ऋण आवेश आएगा या धन आएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण आवेश आएगा। उसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कितने धन चिन्ह आया, कितना ऋण चिन्ह आया, ये आपका ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई डेफिनेशन? अब बहुत सारे बच्चे वैलेंसी पढ़ चुके हैं, संयोजकता पढ़ चुके हैं। अब संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में मैडम अंतर क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीकरण अवस्था
में अंतर नहीं बेटा, +2 नहीं है, -2 नहीं है, वो +1 ही रहेगा। ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर इनको काउंट नहीं करना है, इनको आपको काउंट नहीं करना है। यहाँ पर Cl2 मत लिखो, यहाँ पर Cl लिखो, क्लोरीन लिखो, ठीक है। यहाँ पर Cl है, Cl है, Cl2 लिखा है, उसको Cl कर लेना, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई, ऑक्सीकरण अवस्था की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम वैलेंसी की बात कर लेते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता क्या है? संयोजकता कैपेसिटी बताती है। वैलेंसी क्या है? जुड़ने की कैपेसिटी बताती है, कितने इलेक्ट्रॉन तुम दे सकते हो, ले सकते हो। कैपेसिटी की बात करें तो वैलेंसी, और एक्चुअल में जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी बंद कंपाउंड में या यौगिक बनने में जो शामिल होते हैं वो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कुछ नहीं है। अभी और आगे इस डेफिनेशन को एक बार और रिवाइज कर दूंगी तो तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बेटा 0 हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहती है या 0 रहती है। ये अंतर है। ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता में अंतर पता होना चाहिए। वैलेंसी कैपेसिटी बताती है, तो तुम सभी जानते हो कि कैपेसिटी या तो 0 कैपेसिटी होगी या कुछ न कुछ कैपेसिटी होगी, यानी कि कुछ न कुछ क्षमता होती। क्षमता कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए वैलेंसी यानी कि संयोजकता आपकी ऋणात्मक नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होती है और ऋणात्मक भी नहीं होती है। ये तीनों चारों हो सकती है, 0 हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, परिमेय संख्या आपकी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलिए रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के नियम क्या है बेटा? तो पहली बात अगर हम करें तो किसी भी तत्व की मूल अवस्था अगर होगी तो आपको आंख बंद करके ऑक्सीकरण अवस्था 0 लिखना है। क्या लिखना है बेटा? 0 लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम अभी जुड़ा हुआ नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0 है। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0 है। और यहाँ पर क्लोरीन की भी कितनी है? 0 है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। पहला नियम याद हो गया? चलिए याद हो गया, यूज कर रहा है बेटा इनका। आगे, यदि किसी परमाणु पर आयन हो, फ्रैक्शनल भी आगे आगे बताऊंगी मैं, फ्रैक्शनल कैसे हो सकती है, 0 कैसे हो सकती है। 0 का एग्जाम्पल तो मैं आ गया समझ में, मूल अवस्था में सबकी 0 होगी। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं, अगर किसी के ऊपर इस तरह से आयन लिखा हो, इस तरह से अगर किसी के ऊपर आयन लिख दिया हो मैडम, हमने ऐसे आयन लगा हो जैसे कि Ca2+ और मुझे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? जितना इसके ऊपर क्या होगा? आवेश होगा। जितना इसके ऊपर आवेश होगा, तो कैल्शियम के ऊपर कितना आवेश है बेटा? 2+ है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज अगर लगा हुआ और मुझे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है तो क्या होगी? कितना आवेश है मैडम? -1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से अगर आयन लगे हुए हों तो जितने आयन हैं उतनी ही उनकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो यदि किसी परमाणु पर आयन होते हैं या परमाणु आयनिक अवस्था में होते हैं, यहाँ परमाणु की बात कर रही हूँ मैं, एटम की बात कर रही हूँ, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उस पर लगे गए आयनों की संख्या के बराबर होती है। ये दूसरा नियम है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, ठीक है। और बिल्कुल ग्रुप 1 क्या? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, अल्केली मेटल, क्षारी धातु है, वर्ग 1 वाली धातु है, सभी धातुएं हैं ऊपर से नीचे तक देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऊपर हाइड्रोजन भी है। इन सभी की क्या होती है बेटा? हमेशा ऑलवेज, आंख बंद करके आप लिख सकते हो, +1 होती है, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी फिक्स होती है, इनकी भी फिक्स होती है बेटा। कितनी होती है? +2 होती है। तो इनकी आपको निकालने की जरूरत नहीं। जहां पर इनके नाम देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाली लाइन, और लीना मांगे रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था आपको
निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी +1 होती है, इसकी +2 होती है। ये कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? तीसरा। कितने नियम पढ़ लिए मैडम? मूल अवस्था में 0 होती है, अगर कोई आयन लगाए किसी एटम या परमाणु के ऊपर तो वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। और अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 1 की हमेशा +1 होती है मैडम, और ग्रुप 2 की हमेशा +2 होती है। जैसे कि हम सोडियम का यूज करते हैं, जहां भी सोडियम लिखा होता है वहां +1 खटाक से लिख देते हैं, फिक्स होती है इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला नियम हैलोजन। हैलोजन जानते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन होते हैं बेटा। कौन सा ग्रुप है ये? 17 नंबर का ग्रुप है। ठीक है, 17 नंबर का ग्रुप है ये तुम्हारा। 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप वालों की नॉर्मली कितनी होती है बेटा? 17 नंबर वाले की 17 ग्रुप वाले की कितनी होती है नॉर्मली? अब देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो उनकी फिक्स है, लेकिन बाकी जो पीरियोडिक टेबल में है सबकी परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, सामान्यतः क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं हम तो -1 लेकर चलते हैं। कितनी लेते हैं बेटा? -1 लेते हैं सामान्यतः, जिसमें से आपकी फ्लोरीन की हमेशा -1 होगी। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसके साथ जुड़े हुए हैं उस पर निर्भर करता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तित हो सकती है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर क्लोरीन हम कहीं ले रहे हैं तो -1 लेकर हम चलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड मैंने लिखा है ये वाला, और इसमें मैंने आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली तो कितनी निकली बेटा? 7 निकली। कितनी निकली? अभी निकालना सिखाऊंगी। 7 निकली। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है परिवर्तित हो सकती है, जरूरी नहीं। क्लोरीन की भी 7 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला नियम, इनर्ट गैस के बारे में अगर हम बात करें, निष्क्रिय गैसों की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होती, जुड़ती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कहाँ से करेगी? जब इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं और लेंगे ही नहीं, गेन नहीं होंगे, लॉस नहीं होंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था ऑब्वियसली कितनी आएगी? 0 आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ 1-2 नोबल गैसें ऐसी हैं बेटा जो यौगिक बना लेती हैं। किसके साथ यौगिक बना लेती हैं? ये जो जिनोन है, ये अपवाद है बेटा, ये जिनोन है ना आपकी। फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसके साथ कंपाउंड बना लेता है XeF6 करके। यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +6 दिखा रहा है। कितनी है? +6 है। ठीक है, तो सामान्यतः 0 मान के चलना है। और जिनोन की मैंने बता दिया कि यौगिक 1-2 और हैं जो यौगिक बना लेते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ऑलवेज 0 हो ऐसा नहीं है, हमेशा 0 हो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है बेटा। सामान्यतः हम कितनी मान के चलते हैं? सामान्यतः हम -2 लेके चलते हैं। जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो -2 लेना है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 नहीं होती है। कितनी हो सकती है? -1 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अगर कहीं ये लिखा है और इसमें आपसे पूछ ले कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो तुम निकाल के भी देख सकते हो। कैसे निकालोगे? इसकी यहाँ निकाल देती हूँ, तुम जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन अगर अधातु के साथ जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 लिख दी मैंने। हाइड्रोजन 2 है, 2 का गुणा करा, ऑक्सीजन की मुझे निकालनी है, x मान ली, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 का गुणा करूंगी और 0 लिखूंगी। तो यहाँ पर आपकी कितनी आ जाएगी? 2 + 2x = 0, यानी कि x = -1। तो देखा, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलती है बेटा? -1। तो जहां पर भी H2O2 लिखा है वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की कितनी लोगे? -1। और नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने में हम -2 लेते हैं। ये जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे, इसके लिए तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, जैसे कि KO2 की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर तुम निकालने जाओगे, अब तुम जानते हो पोटेशियम कहाँ आता है मैडम?
कौन से वाले वर्ग में आता है? पहले में। तो +1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, +2x बराबर 0 करोगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1-1/2। तो ऐसा नहीं है कि -2 हमेशा होती है, परऑक्साइड में -1 आई और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। हाँ, ये मैं बता दूंगी, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, वहां तुम्हारे डाउट सोल्व हो जाएंगे कि तुम्हें कहाँ कब क्या लेनी है। सामान्यतः वाली ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज करते हैं, लेकिन बाय चांस किसी अभिक्रिया में परऑक्साइड लिखा है तो वहां पर तो तुम्हें ऑक्सीजन की -1 ही लेना पड़ेगी। जो ज्यादातर यूज में आती है वो आपको समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले तो ये नियम देख लो, हाइड्रोजन की बेटा +1 भी होती है, -1 भी होती है। +1 कब होगी मैडम? जब ये किसके साथ जुड़ा होगा? अधातुओं के साथ जुड़ा होगा। अगर अधातुओं के साथ जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 लेना पड़ेगी आपको, और अगर धातुओं के साथ जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 लेगी। इसीलिए तो इसको आवारा तत्व कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, इसीलिए इसको ग्रुप 1 में भी रखा है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1, इसीलिए इसको हैलोजन ग्रुप 17 में भी रखा है, क्योंकि उनकी भी -1 होती है। दोनों से समानता दिखाता है, इसलिए इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि +1 भी दिखा रहा है, -1 भी दिखाता है। +1 दिखाएगा तो किसके साथ बेटा? किसके साथ है +1 वाला? कहोगे मैडम +1 इसकी होती है, तो इसके ऊपर ही तो मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ भी रखा है इसको। और अगर तुम हैलोजन की बात करो तो हैलोजन के साथ भी इसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है और इनकी -1 होती है सामान्यतः। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए जरा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये नियम थे बेटा, 5-6 नियम है जो आपको बस ध्यान रखने हैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालते टाइम अपने दिमाग में। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है, इसको हम एक बार और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीकरण संख्या बता दो। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? जिसको आता है वो निकालें और जिसको नहीं आता वो इधर ध्यान दे। तो बेटा पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ है? कहोगे मैडम पोटेशियम हमारे वर्ग 1 में आता है, लीना की से पोटेशियम के। तो इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स होती है मैडम, तो लिख दीजिए आप, 2 दिया हुआ है इसलिए 2 का गुणा कर दीजिए मैम आप। और यहाँ पर क्रोमियम की निकालनी है, x मान लो, और 2 क्रोमियम है तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस लगाया, 7 ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की सामान्यतः कितनी लेनी है? -2 लेनी है मैडम, -2 लेनी है, बराबर 0 कर दो। इसी तरह से हम कंपाउंड की वैलेंसी भी निकालते हैं, तो वैलेंसी भी निकालना हो तो भी ये वाली मेथड ही आपको अप्लाई करना है। कंपाउंड की वैलेंसी निकालना, किसी यौगिक की संयोजकता निकालनी हो तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो गया बेटा 2, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 7 दूना 14 बराबर 0, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 12 आएगा बराबर 0। x का मान आ जाएगा 12/2, 2 छंकी 12, 2 6 12 +6 आई मैडम। कितनी आई बेटा? +6 आई। शिवम सेन बेटा राम राम श्याम श्याम हो गया, इधर ध्यान दे लो और आंसर करो, इधर ध्यान दो और आंसर करो। फालतू की बात कोई क्लास में नहीं करेगा, ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए। अगर आपको मजे नहीं आ रहे हैं तो आप क्लास से जा सकते हैं। ठीक है, निकल गई बेटा, निकल गई। किसी को दिक्कत है इस प्रश्न में तो पूछ लीजिए। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस। आसान है, बहुत आसान है, अब तो तुम निकाल ही दोगे, अब तो तुम निकाल ही दोगे। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड, H2SO4 में सल्फर की संयोजकता फटाफट से निकालो बेटा, कितनी होगी? मैडम हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? बेटा नियम पढ़ा है तुमने कि हाइड्रोजन अधातु, धातु को छोड़ के और किसी के साथ भी जुड़ा है मैडम, +1 होगी। क्या होगी? +1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ऐसे यूज किए जाते हैं नियम। ठीक है,
ऐसे नियम यूज किए जाते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 का गुणा करोगे, सल्फर की पूछी है, x मानोगे, ऑक्सीजन 4 है, सामान्यतः ऑक्सीजन की -2 लेकर चलते हैं, वही लेंगे, 0 करोगे, ठीक है। और ये 2 हो गया, ये x, ये 4 दूना -8 बराबर 0, ये 4 और 2 6, 8, 6 और 2 8, और ये x + 6 आ जाएगी। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। मैक्सिमम सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर हो रही है तो क्वेश्चन गलत है। याद रखो बेटा। कैसे मैडम? सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर तुम निकालोगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हें सिखा दिया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना मैं सिखा चुकी हूँ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 6 आते हैं बेटा, मैक्सिमम 6 आते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन तक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जा सकती है, +6 तक, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, ठीक है। और मिनिमम कितनी होती है बेटा? ये तो इसकी मैक्सिमम वाली है, ऐसे निकाला जाता है मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम इतनी है बेटा कि -2। सल्फर कितना ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ले सकता है। कितना ले सकता है बेटा? 2 और ले सकता है। लेना मतलब ऋणी हो गया, ऋण। तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी मिनिमम होती है और मैक्सिमम 6 होती है। अगर 6 से ज्यादा जा रही है तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। सल्फर की संयोजकता 6 से ज्यादा कभी नहीं जानी चाहिए। कम कितनी भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। लेकिन कभी भी आपकी जो है 6 से ऊपर अगर जा रही है तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। स्ट्रक्चर मेथड बेस्ड होता है, लेकिन उसके लिए सभी की संरचना आना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उसमें ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, 2 एक्सेप्शन हैं, वही हम करेंगे। लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाए कहीं से तो तुम ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर याद होना चाहिए सबके। कितने याद करोगे, कितने की संरचनाएं बनाओगे और याद करोगे बेटा, वो टफ हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई है आई थिंक। अब जरा एक आधा आयन वाले की निकालना सीख लेते हैं कि आयनों की कैसे निकाली जाती है। मैडम ये पूरा एक यौगिक है, PH4 एक कंपाउंड है, इसके ऊपर प्लस लगा है। मुझे यहाँ पर किसकी? फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए। तो कैसे निकालोगे? फास्फोरस की पूछी है, तुमने x मान ली, ठीक है। हाइड्रोजन की फास्फोरस के साथ जुड़ा है, धातु के साथ जुड़ा है, मैडम +1 मानेंगे। 4 हाइड्रोजन है, 4 का गुणा करेंगे। और कितना आयन लगा है? अभी तक हम 0 लिख रहे थे बराबर के, लेकिन अब 0 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर आयन लगा है, और जब भी आयन लगा हो तो तुम्हें यहाँ पर बराबर में वो आयन लिखना पड़ेगा। तो +1 लिखा है तो यहाँ मैंने +1 लिख दिया। तो निकालोगे तो कितनी आएगी? 4, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 आएगी यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। समझ में आया? ये वाला आया तो नीचे वाला देखो, यहाँ पर भी मुझे फास्फोरस की निकालनी है। कैसे निकालूंगी? मैडम हाइड्रोजन की +1 होगी क्योंकि अधातु से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस की 2 मान लूंगी, 2 फास्फोरस दिए हैं, x हो जाएगा। ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन की सामान्यता मैडम -2 मान के चलते हैं, -2 लिख दी मैंने। और जितने आयन हैं उतने बराबर रख दोगे, -2 वाले आयन है तो -2 आयन यहाँ पर इक्वल टू के इधर रख दिया। सॉल्व करोगे तो 2x 7 दूना 14 -2, ये हो जाएगा 12, 12 इधर जाके प्लस होगा तो कितना आएगा? 10। और कितनी आ जाएगी? फास्फोरस की 5 आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा? 5 आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में? दिक्कत किसी को? तो ये आयन अगर दे दिए ऊपर और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने को बोल दे तो निकाल लोगे? किसी को दिक्कत है इसमें? बोल दो अगर है तो। ये नॉर्मल, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे बेटा, अभी बढ़ाएंगे, डोंट वरी, लेवल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन सभी बच्चे करिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। आसान प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है बेटा तुम्हें, किसकी? क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। बहुत आसान प्रश्न है बेटा, बहुत आसान, सभी के उत्तर आने चाहिए। जो भी क्लास देख रहे हैं सभी आंसर दे। क्या आएगा? मैडम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पूछी है, क्लोरीन की पूछी है, तो मैडम ये क्लोरीन अधातु है, अधातु के साथ
हाइड्रोजन जुड़ा है। बेटा धातु कहाँ मिलेगी अगर ये पता नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व सब धातु होते हैं, बाकी उधर वाले सब अधातु और उपधातुएं होती हैं। पी ब्लॉक वाले तत्व सभी उपधातु और अधातु में आते हैं। तो ये हमारा पी ब्लॉक में आता है, उधर की तरफ में आता है अधातु है मैडम। इसके साथ तो +1 होगी, इसकी x मान लो बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। ठीक, इसका आया। कैसे आ सकता है बेटा? हाइड्रोजन की कितनी होगी? +1 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अधातु के साथ जुड़ा है। और इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? +2 किसकी आई बेटा? कहाँ से आ गई +2? जरा देखो, गलतियां ना करें। -1 इज द करेक्ट आंसर। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। बहुत आसान प्रश्न, अगर इसमें गलती कर रहे हो तो फिर आगे तो भूल ही जाओ कि तुम्हें समझ में आए बेटा। चलिए और 2-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमने अभी निकाली थी, फिर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4 कितनी होगी? निकाल लो फटाफट से। किसकी पूछी है मैडम? सल्फर की पूछी है। इट्स ओके। सल्फर अधातु के साथ जुड़ा हुआ है मैडम। 2 का गुणा करेंगे, +1 होती है, 2 का गुणा कर दो, जिसकी पूछी उसकी x मान लो। ऑक्सीजन की सामान्यता -2 मान के चलते हैं मैडम, बराबर 0 कर दो। तो 2 + x, 4 दूना -8 बराबर 0, माइनस का 6 तो कितनी आ जाएगी बेटा? प्लस की 6 आ जाएगी। प्लस की 6 आ जाएगी, अभी करी थी हमने, है ना? प्लस की 6 आ जाएगी, अभी करा था क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन? कैसे निकालोगे? आयरन की पूछी है, इसकी x मान लो। ठीक है, x मान ली मैडम। और ये 6, ये किसके गुणे में आएगा बेटा? 6 पूरे कंपाउंड के गुणे में आएगा। तो ये 6 लिखा मैंने, ये 6 और ब्रैकेट लगाऊंगी यहाँ पर। जी मैम लगाइए। हाइड्रोजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है मैडम, +1 होगी, लेकिन 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन दे के रखिए मैडम, प्लस लगाओगे। ऑक्सीजन की सामान्यता कितनी होती है? -2 होती है मैडम। ये 6 का गुणा होगा इन सब में, इन सब में जो निकलेगी ऑक्सीकरण अवस्था उसमें 6 का गुणा होगा। और ऊपर +2 का चार्ज दिया है तो बराबर 0 नहीं रखना है, बराबर +2 रखना है। तो कितनी आएगी? सॉल्व कर लो इस समीकरण को। ये सिंप्लीफिकेशन, मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आ गया। बोर्ड मास रूल लगा लो, बोर्ड मास रूल लगाओ। 2 एकम 2, माइनस का 2 मैडम, बराबर का 2 आएगा। ये 2 और 2 0 आ जाएगा। 0 का 6 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। x की कितनी आ जाएगी? +2 आएगी मैम, +2 आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसकी आई? कैसे किया? किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ लें हम, नहीं तो आगे बढ़े। जिनका +2 आया बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे आई बेटा? हाइड्रोजन की +1 मानोगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 का गुणा करोगे। ऑक्सीजन की -2 लेते हैं सामान्यता मैडम, वही लिए हमने। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना? ये प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। 6 का गुणा करोगे 0 आएगा। तो कितनी आई? +2 आई। कितनी आई? +2 आई। आ रही है बात समझ में? चलिए, आ रही है तो अगला प्रश्न करिएगा, जिसको नहीं आ रही है फिर भी पूछ लेना बेटा। K2Cr2O7 में क्रोमियम Cr की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है बेटा। K2Cr2O7 में इसकी निकालनी है ऑक्सीकरण अवस्था। निकाल दो फटाफट से बेटा। फॉर्मूला मेकिंग और ये जो चार्ज आयन वगैरह की तुम बात कर रहे हो कि ये IMP है नहीं है 9 मार्च के लिए, तो बेटा अगर तुमने फॉर्मूले रट ही लिए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैंने इसलिए बताया, इसलिए याद रखो कि बाय चांस तुम्हारे दिमाग से किसी का सूत्र स्किप हो गया। ये चीज़ें तो बेसिक हैं, केमिस्ट्री में हर जगह काम में आती हैं, इसलिए इनको IMP बताती हूँ मैं, ताकि तुम्हें रटना ना पड़े, फॉर्मूले ना रटना पड़े।
ठीक है। अगर तुम्हें नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र आता है तो इट्स ओके, और नहीं आता है तो फिर तुम आयन याद कर लो, फॉर्मूला बनाना सीख लो। ठीक है, वो तो सीख जाओगे तो बहुत ही काम का है बेटा, बिना काम का कुछ नहीं है। चलिए क्या निकली, कहोगे मैडम पोटेशियम पहले वर्ग में आता है, +1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लीना की वाले से याद कर लेना, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। कहोगे मैडम क्रोमियम 2 है, इसकी नहीं पता, x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की कितनी मानेंगे, -2 मानेंगे, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये 2x और ये 7 दूना 14 बराबर 0, तो ये कितना आएगा 2x माइनस का 12 होगा। ये सिंप्लीफिकेशन है बेटा, जो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इसको सीखना पड़ेगा। कितनी आ गई बेटा, +6 आ गई। क्रोमियम की कितनी आ गई, +6 आ गई। बहुत अच्छे, जिनका भी +6 उत्तर आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी, सबकी निकाल निकाल के चेक करना पड़ेगी। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है, अभी आप देखो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप तुम कहोगे मैडम कि वैलेंसी सूत्र निकालना क्या जरूरी है, तो यहाँ सूत्र जब तक नहीं आएंगे, जब तक तुम ऑक्सीकरण अवस्था पता ही नहीं कर सकते। सूत्र पता होगा, फॉर्मूले पता होंगे जिंक क्लोराइड का। अब जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला भूल गए, ZnCl लिखूं कि ZnCl2 लिखूं, तो वहां पे जरूरत पड़ी बेटा फॉर्मूला बनाने की, इसीलिए जरूरत पड़ती है। चलिए निकाल के देखिए, जिसको नहीं आ रहा है उनको हम सिखाएंगे। पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। हाइपोक्लोरस एसिड किसको बोलते हैं बेटा, HO, इसका जिसको नहीं पता है HOCl इसको बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम जानते हो HCl को बोलते हैं, और क्लोरीन तो तुम जानते ही हो, ये तुम्हारा क्लोरीन है। और जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। अब ये मैंने ZnCl2 ही क्यों लिखा बेटा, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, कहोगे मैडम 2 होती है, +2 होती है, अगर आपको आती हो तो। इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी, इसके नीचे लिखी, ZnCl2 आएगा। अब निकाल लो, अब सबकी निकाल के देखो किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 आएगी, किसमें आएगी, निकालो जरा, है ना। ये क्लोरीन लिखा हुआ है तो Cl2 इस फॉर्म में रहता है क्लोरीन, या अकेला क्लोरीन है तो मूल अवस्था में तो 0 ही होगी मैडम, मूल अवस्था में 0 होगी, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है, मूल अवस्था में 0 होगी। अब ZnCl2 में क्लोरीन की निकाल लो, कितनी आएगी बेटा, ZnCl2 में क्लोरीन की निकालोगे तो जिंक की मैडम पता नहीं, है ना, जिंक की हमें पता नहीं, तो जिंक की वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना आएगा मैडम, जिंक की हमें नहीं पता। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम कितनी आएगा, +2 आता है बेटा। है ना, वैलेंसी से ही पता चल रहा है, वैलेंसी से ही पता चल रहा है कि +2 होगी। जुड़ा कितना है, +2 होगा, तो जिंक की +2 मानी मैडम, क्लोरीन की हमें पता नहीं, बराबर 0 कर लो, और 2x बराबर -2, तो यहाँ पर x की कितनी आएगी बेटा, -1 आएगी। तो यहाँ पर -1 आ रही है, इसमें -1 आ रही है, इसमें 0 आ रही है, और इसमें निकाल लो, हाइपोक्लोरस एसिड में निकाल लो, इसकी +1 होगी मैडम, ऑक्सीजन की सामान्यतः -2 होती है, क्लोरीन की x मान लो, बराबर 0 कर लो, x बराबर 1 आ गई। इसमें +1 होगी, इसकी निकालोगे, इसकी अभी हाल ही निकाली थी, +1 x बराबर 0, तो x का मान -1, इसमें -1 आएगी, -1, इसमें 1 आ रही है प्लस की, इसमें 2 आ रही है, और इसमें भी -1 आ रही है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो हो सकता है, जरूरी नहीं तुम्हें हर बार फॉर्मूले दो, क्वेश्चन अगर टफ पूछना है किसी को तो वो तुम्हें बोल देगा, उसका नाम दे देगा, उसका रासायनिक नाम दे देगा, और निकालो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसीलिए कहते हैं कि थोड़े बहुत फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, हाइपोक्लोरस अम्ल की जो है, जिंक की याद कर लो, सामान्यतः कितनी होती है बेटा, 2 होती है, 2।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आखिरी में एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 होती है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जिंक की। ठीक है, जिंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है परिवर्तित नहीं होती है, +2 ही रहती है। कितनी रहती है बेटा? +2। इसीलिए इसको संक्रमण धातु का अपवाद कहते हैं, क्योंकि संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन मेटल की विशेषता है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन होती रहती है, फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी फिक्स है, इसीलिए इसको अपवाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये अपवाद है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है बेटा? आपके ट्रांजिशन मेटल का, संक्रमण धातुओं का। डी ब्लॉक की जो मेटल होती है ना, डी ब्लॉक वाली बीच वाली, ये अपवाद होता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील नहीं दिखाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक का समझ में नहीं आया बेटा? अरे क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, धातु के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। ठीक है, +1 होगी, और क्लोरीन की हमें पूछी है, x मान ले बराबर 0 कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 को इधर लेके जाओगे तो माइनस लेके, तो क्लोरीन की कितनी आई यहाँ पर? -1 आई। ठीक है, आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं, बहुत आसान प्रश्न आते हैं बेटा, आते हैं तो। चलो, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, आगे बढ़ोगे तो फिर और समझ में नहीं आएगा। चलिए, ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। ओजोन में, ओजोन का सूत्र पता है ना? O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था तुमको बतानी है। कैसे निकालोगे? करो मैडम 0 कर दो, और क्या करें? और जिसकी पूछी है उसकी क्या कर दो? बराबर कर दो 0 के, है ना? एक तो हमारी सामान्य विधि जो हम यूज करते हैं कि मैडम ऐसा कर लो कि जिसकी पूछी है उसकी x मान लेते हैं, 3 ओजोन दिए, 3 का गुणा कर दो मैडम, कोई भी आवेश नहीं है, 0 के बराबर कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैडम 0 हो गई। ये सामान्य मेथड है ना? ये सामान्य विधि। अब स्ट्रक्चर से भी करके बताऊं, अब स्ट्रक्चर से भी करके बताती हूँ जिनको स्ट्रक्चर बनाना आता है। मान लो नहीं आता, रट लिया तुमने कि मैडम ओजोन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, ओजोन ऐसे बनी होती है, ऐसी ऐसी संरचना होती है बेटा ओजोन की। ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई होती है। आप जानते हो ऑक्सीजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ओजोन की क्या है बेटा? संरचना, लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि अगर आपको संरचना पता है किसी की भी, तो उससे तुम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हो, उससे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हो। तो कैसे निकालोगे बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है मैडम, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, इसकी होगी बेटा क्या? -2, और इसकी +2, और इसकी होगी क्या? 0। इसका क्या मतलब? -2 उसकी तरफ लगाते हैं बेटा जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, तो इन 2 ऑक्सीजनों में से 2 बराबर ही हैं, तो कोई सा भी एक ऑक्सीजन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपनी तरफ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? गेन कर लिए, अपनी तरफ खींच लिए। तो जो ले लेता है उसके ऊपर -2 लगा दिया। अब मान लो इसने दे दिए, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंचा गए, इसकी तरफ चले गए, दे दिए, तो इसके ऊपर +2 लगेगा। यहाँ पर 0 आएगी, क्योंकि इसने ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? पर खींच लिया। और ये वाला स्ट्रक्चर अगर समझ में नहीं आया तो आगे और 2-4 बनाएंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है। तो कैसे निकालते हैं मैडम? चलो इतना समझ में आ गया कि इसकी -2 है, इसकी +2 है, इसकी 0 है। तो हम एवरेज निकालते हैं बेटा, हम औसत निकालते हैं। +2
-2 प्लस 0, 0 वाली नहीं लेना है, इन दोनों को 2 से भाग दो या प्लस 0 भी ले लो और एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जिनको समझ में नहीं आया वो भी छोड़ देना, बाकी ये वाली मेथड तो समझ में आ गई, ये वाली मेथड समझ में आ गई, सामान्य वाली। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी एक बार और हम इसका देख लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही जैसे तत्व जुड़े हैं तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर से कैसे निकाली जाती है। ठीक है बेटा, तो 5 नहीं होगी बेटा, 5 नहीं होगी, 0 होगी, 0। स्ट्रक्चर से भी इसकी 0 होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, क्योंकि इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया या दिया नहीं है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। चलो इसको अभी छोड़ देना, लेकिन ये समझ में आया ना, इसका निकाल के बताओ। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 किसमें होगी बेटा, किसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा? यहाँ इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाली जाती, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से निकालना सीखेंगे हम, विद्युत ऋणात्मकता से सीखेंगे, अभी आ जाएगा समझ में। चलिए अभी ये बता दीजिए आप कि ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसकी है, कहाँ पर है? सबकी निकाल के आप देख सकते हैं मैडम। इसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं मैडम, रटा गई है, इसमें तो -1 होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, हाँ मैम, इसमें निकाल लो, इसमें निकालोगे तो ऑक्सीजन की x मानोगे, और फ्लोरीन की सामान्यतः ऑलवेज -1 होती है, हेलोजन की मैं बता चुकी हूँ मैडम -1 होती है, 2 का गुणा कर दो, 0 लगा दो, ये हो जाएगा x - 2 = 0, यानी कि x = 2। आ गई +2, आ गई। आगे वाला भी चेक कर लो, पानी में चेक कर लो, हाइड्रोजन की मैडम +1 होगी, 2 हाइड्रोजन है, 2 का गुणा करूंगी, और ऑक्सीजन की पूछी है मैडम, x मान लूंगा, और ये 2, ये x, ये हो जाएगी कितनी, x की -2। यहाँ भी निकाल लो ऑक्सीजन। सल्फर की मान ले सामान्यता कितनी होती है, सल्फर की सामान्यता होती है बेटा कितनी, -2। अगर जिनको नहीं पता है वो याद रखे, -2 होती है सल्फर की सामान्यता वाली, +4 और 2x = 0, 2x = -4, 2 दूना 4, x - 2, -2 ही आएगी। ठीक है, -2 ही यहाँ पर आने वाली। अब ये स्ट्रक्चर से करने की बात है, समझ में नहीं आएगा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सल्फर का, कैसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा बना हुआ है बेटा। तो जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके सल्फर के अपनी ओर खींच लिए, इसकी -2 हो जाएगी। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी -2 हो जाएगी, तो इसने इसके -2 दे दिए, इसने इधर से -2 दे दिए, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई बेटा, +4 हो गई। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगा, बाकी तो किसी में नहीं हो रहा है ना, इसमें हो रहा होगा आपको कंफ्यूजन। -1 कैसे हो सकती है, नहीं होगी -1। ठीक है, तो हमें बताना था कि +2 किस में है, तो +2 हमारी आ गई, -1 ही होगा क्या, इसको 1 मिनट चेक करेंगे, इसको देखते हैं कि इसमें -1 होगी या -2 होगी। ठीक है, इसकी चेक करते हैं। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, अब फॉर्मूला नहीं पता है मैडम, चलो मैं बता देती हूँ। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में आपको किसकी बताना है बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दो कितनी है। ये क्वेश्चन तो कर लो, ये करो। पोटेशियम की मैडम पहले वाले ग्रुप में आती है तो +1 मानेंगे, ऑक्सीजन की पूछी है, x मान लो, बराबर 0 कर दो, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2x = 1, यानी कि x की आ जाएगी +1/2 कि -1/2, -1/2 कितनी आएगी, -1/2 आएगी। ऑप्शन ए जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। ये तो समझ में आया।
ये वाला समझ में आया। जिनको सल्फर वाला समझ में नहीं आ रहा है बेटा, वो स्ट्रक्चर से होगा, संरचना से लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे उससे होगा। इसको अभी छोड़ो, हम स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करेंगे, उसमें एक बार और स्ट्रक्चर वाले सारे देख लेंगे। चलिए, Cr2O5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जरा निकालो तो। सामान्यतः ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट वाला है, जरा इसकी निकालो तो क्या आएगी। CrO5 की तुम निकालने जाओगे तो सामान्यतः क्या आएगी मैडम, इसकी x मान लें। ऑक्सीजन की कितनी होती है मैडम, -2 होती है। सामान्यतः हम 0 के बराबर रखेंगे मैडम, तो 5 दूना -10 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर Cr2 होगा, Cr2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था मैडम कितनी आ गई, x बराबर 10/2 यानी कि 5 आ गई। क्या 5 आएगी क्या इसकी, क्या 5 आ रही है ना। Cr2O5 कर लेना इसको, ये Cr O5 नहीं Cr2O5 है। तो इसकी निकालोगे कितनी आएगी मैडम, +5 आएगी, पर ये नहीं आती है ये वाला, इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्क करा है कि ये नहीं आती है। +5 आनी चाहिए, +5 होगी मैडम, नहीं होती है इसकी। तो ये एक्सेप्शन वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ आप याद रखिएगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि इसकी वाली 5 नहीं होगी, क्योंकि पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलो अब इसका संरचना से बताती हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये संरचना से होगी। ये क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर से होगा। अब जरा इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार बना लूं, क्योंकि स्ट्रक्चर सभी याद नहीं रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, 1 2 3 4 और ये 5। इसका स्ट्रक्चर या तो तुम याद कर लो या फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तुम याद कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं है बेटा, लुईस स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और ये 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो हमारी एग्जाम में आने के चांसेस हैं, अपवाद हैं। तो स्ट्रक्चर से कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। संरचना से इसको कैसे करना है, कैसे ऑक्सीकरण अवस्था मैडम निकलेगी, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो कैसे निकालते हैं संरचना, स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये पूरा संरचना मान लो आपको मिल गई, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको मिल गया। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व ढूंढना है। तो आप जानते हो क्रोमियम, क्रोमियम एक धातु है, धनात्मक वाला तत्व है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है बेटा, बहुत ज्यादा वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इसका आया, ये इसको भी ले लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, ले लेगा। इसका मतलब इसने ले लिया, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी बेटा, -1। कितनी हो जाएगी, -1। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसको जब सबसे पहले देखो तो मैंने देखा ऑक्सीजन मैडम, तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लेगा, इसकी -1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही बंद बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक तो खुद का है एक इसका है, वो भी इसने खींच लिया, ये भी इधर आ गया तो -1। ऐसा ही ये ऑक्सीजन भी करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला अपनी ओर खींच लेगा, तो इसकी भी -1 हो जाएगी। क्रोमियम का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसका ये खींच लेगा, तो इसकी भी -1 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, इसका जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व जो ज्यादा होता वाला होता है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा फील होता है कि इलेक्ट्रॉन इसका है इसका नहीं है, इसीलिए -1 -1 -1 -1। अब देखो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो
इसने दिया इसलिए इसके ऊपर +1 लगेगा और इसके ऊपर -1 लगेगा। इसने ले लिया इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर -1 लगेगा, इसके ऊपर +1 लगेगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसके ऊपर +1 लगेगा मैडम, इसके ऊपर -1। इसने ले लिया इसका -1, इसका +1। जो देगा वो पॉजिटिव लगेगा और जो लेगा वो नेगेटिव लगेगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के, इसके खुद के तो 2 थे लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी क्रोमियम के इसने ले लिए तो इसके ऊपर -2 लग जाएगा और इसके ऊपर +2 लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? इतना समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की खासियत होती है बेटा ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, और अगर ले लिए तो यही समझेंगे कि इसने ले लिए तो इसके ऊपर -1 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। एक लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर गया -1, इसका इलेक्ट्रॉन एक इधर गया -1, इसका इधर गया -1, इसका एक इधर गया -1। इसने लिया और इसने दिया तो इसके ऊपर कितने +1 आ गए? कितने आ गए? एक इसका मैडम, 1 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलेगी? 1 2 3 4 और 5 6। तो 6 आएगी बेटा, 6 आएगी, इसीलिए यहाँ पर 6 आती है। आ गई बात समझ में? तो स्ट्रक्चर अगर तुम्हें मिल जाए या तुम सीख लो या तुम रट लो तो तुम ऑक्सीकरण अवस्था सबसे जो एग्जैक्ट और सही 60 ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है वो स्ट्रक्चर से ही निकलती है। वो जो हम मेथड यूज करते हैं ना एक्स वाली, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन हमको उससे ही पूछेंगे। ये एक दो अपवाद वाले क्वेश्चन जो हम करेंगे, बस यही याद रखना है आपको, नहीं तो बहुत सारे कंपाउंड है, कब तक स्ट्रक्चर याद रखोगे? इतना समझ में आ गया? वो तो समझाने के लिए समझाया मैंने किसकी 6 कैसे आती है। अब आप तो लिख दोगे मैडम +1 आती है, तो ये रट लो या तो याद कर लो कि Cr2O5 है, CrO5 में +5 नहीं आती है मैडम, +6 आती है। कितनी आती है बेटा? +6 आती है। ये रीजन है, ये रीजन है, नहीं तो तुम क्या करके आओगे? 5 करके आओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि ये 6 कैसे आई, ये 6 कैसे आई। ठीक है, इतना समझ में आया? जी मैम आया। इसीलिए वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, उसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था सल्फर की कितनी आएगी बेटा? आप चलो उस पे चलते हैं, ये समझ में आ गया तो अब जरा उस पे चलते हैं, तुम्हारा वो वाला डाउट भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, उसको मुझे कैसे पता चला कि मैंने स्ट्रक्चर से ही करना है? इसलिए पता चला बेटा क्योंकि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स नहीं होती, -2 से +6 के बीच में होती है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया ये मिनिमम इसकी इतनी 2 होती है और मैक्सिमम +6 तक जा सकती है। अब ये मैं यहाँ कौन सी वाली ऑक्सीकरण अवस्था रखूँ सल्फर डाइऑक्साइड में? सल्फर की मुझे नहीं पता, कैसे बताऊं मैं? बताओ। -2 रखूं मैडम, -3 रखूं, 6 रखूं, 4 रखूं, 3 रखूं, 2 रखूं, क्या रखूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बनाया इसका स्ट्रक्चर कि ये जुड़ा कैसे होगा। तो ये ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होंगे। ये सल्फर से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है बेटा ऑक्सीजन, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के ये खींच लेगा तो इसकी -2 तो इसकी +2 हो जाएगी। ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच लेगा, ये -2 इसकी +2। इसीलिए यहाँ पर सल्फर की मैंने क्या ली बेटा? +4 ली थी और यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 निकली। अब आया समझ में आपको? अब किसी को डाउट? इसीलिए यहाँ पर मेरे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, संरचना मुझे याद रखनी पड़ी सल्फर डाइऑक्साइड की, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते। एक और क्वेश्चन ऐसा कि ऐसे ये वाला सेम क्वेश्चन H2S2O8 की जब तुम निकालने जाओगे, ये 2 हैं, ये 2 याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें निकालोगे कि मैडम हाइड्रोजन की +1 होती है और सल्फर की कितनी होगी, हमें निकालनी है मैडम। ऑक्सीजन की सामान्यतः -2 मानते हैं, 8 ऑक्सीजन है, 8 का गुणा करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर 2, 16 में से 2 गई तो यहाँ पर 14 आएगा। ये गलत कर दिया था, ये 14 आएगा। और यहाँ पर देखो ये कैसे पता चला मैडम कि गलत हो गया? अब बताऊंगी कैसे पता चला। 2x बराबर 14 यानी कि 2 सत्ती 14। तो तुमने सामान्यता निकाली बेटा तो कितनी आई? +7 आई। तुमने H2S2O8 में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैडम इसमें स्ट्रक्चर से करूं मैं? तो बेटा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था +6 ही होती है, इससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकती।
जैसे कि हमारे ग्रुप 1 की +1 होती है, कभी इससे ऊपर और नीचे नहीं जाएगी, ऐसा ही सल्फर का है, इसके नीचे जा सकती है लेकिन इसके ऊपर कभी नहीं जाएगी। और यहाँ तो 7 आ गई, यहाँ कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है मैम। तो ये तो गलत है, कैसे भी करा है गलत है। अगर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था तुम्हारी 6 आती है, ओके करेक्ट है, 5 आती है ठीक है, 4 आती है ठीक है, 3 आती है ठीक है, 2 आती है ठीक है, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जा सकती। तो तुम्हें लगा होगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो तुमने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, इसकी संरचना ऐसी होती है। तो संरचना से कैसे निकाला? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से -1 एक हाइड्रोजन का ले लेगा, -1 यहाँ पर +1 हो जाएगी हाइड्रोजन की, यहाँ +1 लग जाएगा इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया -1, यहाँ से +1 लगेगा, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से +2 लगेगा, और यहाँ से भी क्या लगेगा तुम्हारा? +2। तो कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो कितनी आएगी बेटा? 6 आएगी, ना कि यहाँ पर 7 आएगी। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 2 2 4 और 5 6, यहाँ भी निकाल लो, 6 आएगी, +2 इधर वाले से मिलेगी, +2 इधर वाले से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, 6 इसकी आएगी और 6 इसकी आएगी। और जब 2 होते हैं तो एवरेज निकालते हैं, तो क्या आएगा? 6 + 6 = 2 करोगे, सल्फर की पूछी है तो सल्फर का एवरेज निकाला मैडम 12 और 2 छंकी 12, तो यहाँ पर आ गई 6। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा तुम्हारा? 6 आएगा, ना कि 7 आएगा। आया कि नहीं आया? बोलो किसको समझ में नहीं आया? कहोगे मैडम स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ये 2 के याद कर लो, बाकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है रटने की। आया कि नहीं आया समझ में? कहो आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो तो हम आगे बढ़ जाएं। लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको आता है, या तो लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, और नहीं है तो ये डायग्राम है, कैसे जुड़े हैं हाइड्रोजन से सल्फर, दो सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, इसमें कैसे जुड़े हुए हैं ये संरचना अगर आप याद रख सकते हो तो ये याद रख लो। अभी लुईस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा भी नहीं है, तो आपको और समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आई? अच्छा, स्ट्रक्चर मिल जाए तो निकाल दोगे? अगर संरचना मिल गई तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दोगे? तो इस तरह से इसकी 6 आती है, और यहाँ पर इसकी कितनी आती है बेटा? 6 आती है, ना कि 5 आएगी। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन थोड़े से अजीब से थे, बाकी तो तुम निकाल ही लोगे, सामान्य मेथड यूज करना है और कुछ नहीं। एग्जाम बहुत नज़दीक आ रही है, तो बैच के प्राइस डाउन हो गए हैं। बैच जो ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवीजन बैच जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू से रिवीजन कर रहे हैं, जिनको एमसीक्यू रटने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 199 का बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे डाउन नहीं जाएगा, इससे डाउन आपका बैच नहीं जाएगा, वैलिडिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, जितनी कम वैलिडिटी उतना बैच का प्राइस। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 199 में बैच आपका एग्ज़ाम तक, जब तक आपकी एग्ज़ाम जून जुलाई होगी तब तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। हाँ भाई, क्रैश कोर्स बेटा, क्रैश कोर्स, जी हाँ, क्रैश कोर्स 199। हाँ, 2026 के लिए भी बैच अवेलेबल है। जिनको पूरे 2026 का पूरा साल चाहिए कि पूरा साल मैडम हमें आपका सपोर्ट मिले, तो आपको बैच डिस्काउंट में ज्वाइन नहीं करना है, आपका बैच का एक्चुअल जो प्राइस है उसी में ही आपको बैच मिलेगा, जो पूरे साल भर के लिए अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे हैं, जिनके स्कोर अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन जिनके कम हैं वो अपना रिवीजन करते रहिए। बीच बीच में हम रिवीजन की क्लासेस लाते रहेंगे, जिसमें हमने पढ़ा है सिर्फ उसी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। थोड़े से पेपर हार्ड इसलिए लिए जा रहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चन से हम वाकिफ़ हो जाएं, इसीलिए हर तरह के हर लेवल के पेपर, कोई इजी कोई टफ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और बीच बीच में हम रिवीजन क्लासेस लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप इजी वाले जो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन उनका रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए, एग्जाम टाइम पे मैराथन होगी भाई, एग्जाम टाइम पे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।